दोस्तों आज की जो कहानी है वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जरा सी बात पे छोटी सी बात पे एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया और उसके बाद अपनी छोटी बेटी को लेकर के दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया और अपनी बेटी के साथ रात भर सोता रहा। दोस्तों ये कहानी ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों की कहें या फिर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के हर पति पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ बहस होती है, उसके बाद कौन ऐसा कदम उठाता है। यही विचित्र, यही सोचने वाली, परिस्थितियों को मजबूर करने वाली ये कहानी है। जिसने भी सुना उसने यही कहा कि इतना बड़ा कदम उठाने की इसको ज़रूरत क्या थी? इतना बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी। फिर भी इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो आज की जो कहानी है वो राजस्थान के जयपुर की है और कहानी को पूरा सुनिएगा तब आपको पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग को मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने के लिए, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पिट्ठी शशि में। दोस्तों आज की जो कहानी है वो राजस्थान के जयपुर की है। जयपुर में एक इलाका लगता है शहर पश्चिम, उस जगह की कहानी है। एक बड़ा सा हाथरा टाइप का होता है जिसमें बहुत से किराएदार रहते होते हैं। उसी में एक फैमिली रहती है जिसमें दो बेटियां होती हैं और हस्बैंड वाइफ होते हैं। पति का नाम होता है अमित और उसकी पत्नी का नाम होता है किरण यादव। अमित यादव और किरण यादव, उनके दो बच्चे रिया और प्रिया, जिसमें प्रिया की उम्र होती है 11 साल और रिया की उम्र होती है 8 साल। दो बेटियों के साथ ये एक व्यक्ति उस किराए के मकान में रहता होता है। उसके अगल बगल और भी किराएदार रहते होते हैं और उस एक हाता टाइप जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में, उसको उसका जो केयर टेकर होता है उसका नाम होता है हनुमान सैनी। हनुमान सैनी इसे पूरे किराएदार जो भी थे उस हाते के, वो सब उसी उसी पूरे हाथे की वो केयर टेकर करता था। सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है। अच्छे से सब लोग रह रहे थे। अमित यादव जो था वो एक अगरबत्ती फैक्ट्री में काम करता था। जयपुर में ही अगरबत्ती फैक्ट्री में काम करता था और कर्ज़दार भी था। माली स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। आर्थिक परेशानियों से जूझता रहता है इंसान, ये तो जीवन है, परिस्थितियाँ हैं। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से कि ज़िंदगी में अगर परेशानी आती है तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है। उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। ऐसे ही चलता रहता है। एक बार क्या होता है कि उसकी साली जो होती है, अमित यादव की साली यानी कि किरण की जो बहन होती है, उसकी शादी तय होती है। उसकी शादी किसी और जगह तय होती है, लेकिन अमित यादव को घर परिवार वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी शादी किसी और जगह तय करा देता है। जब ये शादी किसी और जगह तय करा देता है तो जो उसकी पत्नी होती है वो उससे नाराज होती है और कि तुमने बहन की शादी मेरी वहाँ क्यों करा दी। इस बात पे इन दोनों के बीच में बहुत विवाद होता रहता है। एक दिन की बात होती है कि जो पड़ोसी होते हैं, किराएदार जो होते हैं, जो उसके अगल-बगल रहते होते हैं, उनको उस कमरे से बहुत तेज़ दुर्गंध आती समझ में आती है, बदबू आ रही होती है। तो वो लोग जो उसके केयरटेकर होते हैं, उस हाता के जो केयरटेकर होते हैं, उनको कॉल करते हैं, हनुमान सैनी जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो पास का बाजू वाला जो कमरा है, उसमें से बहुत तेज़ बदबू आ रही है, आइए और अब देखिए कि क्या है। जो हनुमान सैनी होते हैं वो संबंधित थाने को फ़ोन करते हैं, वहाँ के एसएचओ आते हैं साथ में। उसके बाद वो उस कमरे के पास पहुँचते हैं। 2 कमरे और एक किचन का घर होता है उनका, रेंट का होता है जो अमित यादव और किरण यादव का। तो एक कमरे से बहुत तेज़ बदबू आ रही होती है और दूसरा कमरा ऐसे ही होता है। तो उन लोगों को समझ नहीं आता है कि इस कमरे से बदबू आ किस चीज़ की रही है। तो जो एसएचओ होते हैं वो सबके सामने ही उस कमरे का ताला तुड़वाते हैं। जब कमरे का ताला टूटता है तो सामने चारपाई पे एक औरत लेटी हुई होती है और एक दूसरी चारपाई पे एक बेटी लेटी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर ये सोचा जाता है कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। फिर जब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं ये लोग और कमरा जब देखना शुरू करते हैं तो नीचे बहुत सा ब्लड पड़ा होता है और वो जो औरत और उस बच्ची की जो बॉडी होती है जिसको हिलाया जाता है तो देखते हैं कि बदबू उसी के अंदर से आ रही होती है। यानी कि जो रिया होती है, 11 साल की रिया होती है और किरण यादव चारपाई पर मरे पड़े होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि जो इसका पति था अमित यादव वो कहाँ चला गया और उनको मारा किसने है। ऐसा क्या हो गया कि बेटी और माँ दोनों ऐसे ही अवस्था में मरे पड़े हैं और पति का कहीं पता नहीं। फिर ये लोग दूसरे कमरे में जाते हैं क्योंकि उनका 2 कमरे और एक किचन का घर होता है। दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से उनको कोई बदबू नहीं सुनाई, मतलब समझ में आती है, नहीं बदबू आती है। तो जो सब लोग होते हैं बोलते हैं इसमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसमें शायद सब कुछ सही हो। तो जो एसएचओ होते हैं वो कहते हैं नहीं, इस कमरे को भी खोल कर देखना चाहिए, हो सकता है कि इसमें भी ऐसा कुछ हो, या अमित यादव जो लाभ अभी नहीं समझ में आ रहा कहाँ हो सकता है इस कमरे में ही हो। तो वो उस कमरे को भी खोलते हैं। तो उस कमरे को खोलते ही फिर वो लोग दंग रह जाते हैं कि उसमें भी एक जो छोटी बेटी होती है उसकी रिया,
उसकी बॉडी पड़ी होती है चारपाई पर और अमित का कहीं पता नहीं होता है। अब सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये अमित कहाँ चला गया और इस परिवार को किसने मारा, 2 बच्चे और एक पति का कत्ल हो गया, पति का कहीं पता नहीं है। ये बात होती है 19 नवंबर 2023 की शाम 4 बजे, जब एसएचओ आते हैं और वहाँ ताला तोड़ते हैं और ये बॉडी उनको मिलती है। 20 नवंबर तब पड़ोसियों से अमित यादव का नंबर लिया जाता है, फ़ोन नंबर लिया जाता है कि उनको फ़ोन किया जाए, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, जिससे कि अमित से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। 20 नवंबर की सुबह करीब 7-8 बजे के करीब जो अमित होता है उसका फ़ोन ऑन होता है और पुलिस उसको ट्रैकिंग पे लगाती है, तो वो उसको वहाँ से वो कनकपुर रेलवे स्टेशन पर उसकी जो लोकेशन होती है वो कनकपुर रेलवे स्टेशन पर समझ में आती है और वहाँ चुपचाप वो बैठा होता है। तब तक पुलिस वाले जाते हैं और उसको पकड़ते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? तो वो कहता है कि मैंने तो बीवी और बच्चों को दोनों को मार के सुला दिया है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो जो पुलिस की टीम होती है वो ये सोचती है कि शायद ये कुछ मेंटल डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा है, उसको थाने लेकर के आते हैं। फिर पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? तो वो कहता है कि साहब मेरी मैंने ही अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को मार डाला है। तो उसने कहा कि ऐसा तो क्या हुआ जो तुमने अपनी ही दोनों बेटी और अपनी पत्नी को मार दिया? तो बोला कि मैंने जब से शादी दूसरी जगह तय कराई थी, तब से मेरी पत्नी के बीच में बहुत विवाद हो गया था और करीब 2 ढाई लाख रुपए का कर्जा भी था मेरे ऊपर। मैं एक छोटी-सी नौकरी करता हूँ अगरबत्ती फैक्ट्री में। जिससे कि बहुत सी आर्थिक मजबूरियों का सामना करना पड़ता है मुझे। उसके बाद पत्नी की किच-किच, एक दिन ऐसे ही लड़ाई हो रही होती है और मैं बगल में एक भारी चीज़ रखी होती है, मैं उससे उसके सर पे मारता हूँ तो वो बेहोश हो जाती है, मरती नहीं है, बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना ऐसे ही किसी दिन इसको ऐसे ही अवस्था में इसको मार दिया जाए। तो बोला कि 17 नवंबर की रात में मैं उठा और उठ कर के 1 बजे रात में मैंने हथौड़ा लिया और पूरे दम से अपनी पत्नी के सर पे मार दिया। पत्नी के सर पे मारने के बाद वो तुरंत ही खत्म हो गई, उसको छटपटाने का मौका भी नहीं मिला और पास में जो बेटी लेटी थी उसको भी नहीं पता चला कुछ भी। फिर मैंने उसी हथौड़े को अपनी बड़ी बेटी प्रिया के ऊपर जो 11 साल की थी, उसके ऊपर भी मारा, तो वो दोनों भी मर गए। उसके बाद उन दोनों को वो दोनों मर गई लेकिन छोटी बेटी को अभी तक इतनी गहरी नींद में थी कि उसको आहट भी नहीं लगी। मैंने छोटी बेटी को उठाया और उसको लेकर के दूसरे कमरे में चला गया और दूसरे कमरे में जाकर के सो गया। फिर सुबह उठा, मैंने इसको नहलाया-धुलाया, मैंने इसको मार्केट लेके गया, मैंने इससे कहा कि जो कुछ तुम्हें खाना है खाओ। तो बाप-बेटी पूरे दिन मार्केट घूमते रहे, जो उसको खाना था खिलाया, उसने घुमाया, सब कुछ किया। रात हुई, फिर बाप-बेटी दोनों घर आए और जो छोटी बेटी जो थी उसकी एज करीब 8 साल थी। जब बाप-बेटी दोनों घर आए, तो रात में फिर उन्होंने खाना-पीना खाया और अमित अपनी बेटी रिया को लेकर के दूसरे कमरे में चारपाई पे सो गया। लेकिन पूरे दिन में एक बार भी 17 नवंबर को उसने ये घटना को अंजाम दिया था, अपनी पत्नी और अपनी बड़ी बेटी को मारा था। उसके बाद दूसरे दिन पूरे दिन भी उस कमरे में उसने छोटी बेटी को नहीं जाने दिया, बाहर से ताला लगा दिया था। रात हुई, रात में बाप-बेटी दोनों उसी कमरे में चारपाई पे सोए एक साथ। फिर जब सुबह हुई तो अमित को ये एहसास हुआ कि मैं तो पकड़ा जाऊँगा क्योंकि मैंने 2 कत्ल किए हैं अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का। फिर इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और ये बेटी है, इसको इस ऐसा ना हो किसी गलत हाथ में पड़ जाए, इसकी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो जाए। तो उसने कहा कि फिर उसी हथौड़े से मैंने अपनी छोटी बेटी को भी मार दिया और मैं यहाँ चला गया। तो जब पुलिस वाले ने पूछा कि जब तुमने 17 नवंबर की रात में तुमने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी का कत्ल किया, उस समय तुमने छोटी बेटी को क्यों नहीं मारा? तो उसने कहा साहब ये इतनी मासूम सी 8 साल की बेटी है, इसको देख कर के मुझे बहुत रहम आया और मुझे इसे मारा नहीं गया। लेकिन दूसरे दिन मुझे ये एहसास हो गया कि मैं जब पकड़ा जाऊँगा तो इसकी परवरिश नहीं होगी और अनाथ बन कर के ये इधर-उधर घूमेगी। तो ऐसा ना हो इसका शोषण हो या इसके ऊपर कुछ गलत प्रभाव पड़े, इससे अच्छा मैं ही अपनी बेटी को अपने हाथों से मार देता हूँ। इसलिए मैंने उसको भी मार दिया। और तो पुलिस वालों ने पूछा कि इतनी छोटी-सी बात पे तुमने अपना परिवार खत्म कर लिया। तो उसने कहा क्या करता? बार-बार रोज़-रोज़ के किच-किच और पिच-पिच से मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने इसको झंझट को ही खत्म कर दिया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि ये था कि छोटी-छोटी बातें कभी-कभी इतना तूल पकड़ लेती हैं कि आदमी सोच ही नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। आखिर आप ही बताइए, छोटी-सी बात साली की शादी कहीं और तय कराना, कौन-सी इतनी बड़ी बात है कि उस औरत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो दोनों मासूम बच्चे, उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इन कहानियों को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि सावधान रहिए और सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, जिससे कि आने वाली मुसीबतों से आप लोग बच सकें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।